हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द एजुकेशन एंड टैलेंट मेंटरशिप इंस्टीट्यूट, इन शॉर्ट ETMI। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंटीग्रल पार्ट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रियम्बल। तो बात करेंगे प्रियम्बल। तो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कोर वैल्यूज, फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव that embody the constitution. It declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic रिपब्लिक कमिटेड टू जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। अब ये जो सारी चीजें, ये जो सारे वर्ड्स है, की वर्ड्स है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो प्रियम्बल है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रीफेस बोल सकते हैं या इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, तो ये कोई ग्रांट नहीं करता। इट डज नॉट ग्रांट सब्सटेंटिव राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, नीदर इज द इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। आप इस प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है उसके बेस पे कोर्ट में इसको इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते प्रियम्बल को कि इसकी हर जो चीज है वो आपको, आप डायरेक्शन नहीं ले सकते वहां से कि आप स्टेट को डायरेक्ट कीजिए कि वो ये सब प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है वो इम्प्लीमेंट एज इट इज करे। बट ये कैसे पार्ट प्ले कर रहा है? गाइडिंग लाइट। किस तरह से? गाइडिंग लाइट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बात आएगी, जब जब सब्सटेंशियल लॉ में कुछ ऐसी दिक्कत आएगी, उसके इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आएगी, तब प्रियम्बल का सहारा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि भाई जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिन्होंने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उनका इंटेंशन क्या रहा था। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखते हैं आगे क्या है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्कॉलर्स एंड जूरिस्ट, अलग अलग स्कॉलर हो गए, जूरिस्ट हो गए, उन्होंने प्रियम्बल का किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे केसी वेन। तो प्रियम्बल इज द फेडरल इन द फॉर्म। क्या है? फेडरल इन द फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट और क्वासी फेडरल। तो अब ये फेडरल क्या है, यूनिटरी क्या है और क्वासी फेडरल क्या है? ठीक है। तो फेडरल इन द फॉर्म मतलब कि भाई फेडरल सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम मीन्स द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। बोथ हैव देयर ओन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। For example, in the USA, federal government and state governments have the separated power that cannot be easily taken away from each other. मतलब कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर को डिवाइड किया होता है किन के बीच में? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। जैसे कि यूएसए में, अमेरिका में, वहां पे आप स्टेट गवर्नमेंट के पास से पावर इजीली ले नहीं सकते। तो इस सिस्टम को कहा जाता है फेडरल सिस्टम। और यूनिटरी सिस्टम मतलब क्या है? तो यूनिटरी सिस्टम मींस, जो यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम में ऐसा होता है, दैट्स मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर, ओके, एंड द स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट ओनली गेट्स पावर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट्स अलाउ देम टू हैव। फॉर एग्जांपल, इन द यूके द सेंट्रल गवर्नमेंट इन लंदन कैन चेंज द पावर ऑफ रीजनल गवर्नमेंट इफ इट वांट्स। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? पूरा पावर जो रहता है स्टेट का, जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो वहां पे क्या है कि पूरा पावर जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है। कहाँ पे? मेन सेंट्रल के पास। और वो स्टेट को अलाउ करती है कि किन किन चीजों में वो अपने लॉ बना सकती है, किस तरह से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। तो वो जितना अलाउ करेगी स्टेट को, उतना ही वो स्टेट कर सकती है। उसके अलावा वो सेंट्रल के परमिशन के बिना कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, उनको इतनी लिबर्टी नहीं होती है। तो ज्यादातर मोटा माटी पूरा पावर कहाँ सेंट्रल पावर रहेगा? तो सेंट्रल के पास रहेगा। तो ये हो गया यूनिटरी सिस्टम। अब क्वासी फेडरल सिस्टम में क्या है? क्वासी फेडरल सिस्टम मतलब ना पूरा फेडरल है ना पूरा यूनिटरी है, मतलब क्वासी फेडरल है, मिक्स ऑफ बोथ सिस्टम आप कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो क्या है, देखते हैं। तो फेडरल इन स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि भाई India has a both central government and state governments. The power are divided between them as per the seventh schedule. Constitution में है एक सेवंथ शेड्यूल करके, सेवंथ शेड्यूल। आप उसमें देखोगे तो आपको तीन लिस्ट मिलेगी। कौन से लिस्ट मिलेगी? तो एक मिलेगी यूनियन लिस्ट,
ठीक है, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये पूरी जो पावर है इंडिया में वो डिवाइड की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे क्या रहता है कि भाई कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं तो जिसपे यूनियन अपना लॉ बना सकती है, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सब चीजें हैं उनके लिए जो भी कायदा कानून, जो भी लॉ बनेगा वो यूनियन बनाएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जब कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टेट बनाएगी, जो लोकल लॉ हो गए, हर स्टेट के अपने एक लोकल लॉज होते हैं, जैसे कि हम गुजरात में बात करें तो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट करके है। तो इस तरह से पूरी पूरी लिस्ट दी गई है, आप वहां जाके पढ़ सकते हो 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो स्टेट बनाएगी। ठीक है, ये जब हम कॉन्करेंट लिस्ट में क्या रहेगा, दोनों बना सकती, यूनियन के पास भी पावर रहेगा और स्टेट के पास भी रहेगा। जैसे कि अभी का हमारा बीएनएसएस हो गया, ठीक है, फिर बीएनएस हो गया, तो इस तरह के जो एक्ट रहेंगे जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर रहेगा, उसमें अमेंडमेंट करना, उसके लिए उस रिगार्डिंग लॉ बनाना। आप अगर चाहो तो इस डिटेल में पढ़ सकते हो 7 शेड्यूल में जाके, और फिर आगे जाके हम इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, तो उसमें भी मैं आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि क्वासी फेडरल में क्या है, तो पावर जो है वो पावर डिवाइड की गई है दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फेडरल इंस्टेंस। इंडिया हैज द बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दी गई, लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट, बात क्या है, यूनिटरी इन स्पिरिट। यूनिटरी इन स्पिरिट क्यों है, तो क्वासी फेडरल, लेकिन यूनिटरी स्पिरिट क्यों है? यूनिटरी इन स्पिरिट मतलब क्या, नॉर्मल टाइम में क्या रहेगा, फेडरल इन फॉर्म रहेगा। जैसे अब सब सही, इंडिया में सब सही चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, तो क्या रहेगा, फेडरल सिस्टम रहेगी। तो फेडरल सिस्टम में स्टेट अपने हिसाब से काम करेगा, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल में दिया हुआ है उस हिसाब से, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है, तो नॉर्मल में क्या, स्टेट्स हैव देयर ओन चीफ मिनिस्टर, लॉज एंड गवर्नेंस। तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी गवर्नेंस होती है, मिनिस्टर्स होती है, वो देखेंगे अपना कार्यभार। तो जैसे कि वो अपने स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, वो सब देखेंगे। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी, तब यूनिटरी स्पिरिट हो जाएगी, क्यों यूनिटरी स्पिरिट हो जाएगी? जैसे कि देखो, इमरजेंसी सिचुएशन मतलब क्या, जब वॉर हो, युद्ध हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोई ऐसे मेजर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम आ गई हो, तब क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा देश में। प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए, जैसे अभी फिलहाल हम देख रहे हैं मणिपुर में, अभी वहां के चीफ मिनिस्टर ने अपना रिजाइन दे दिया है। इस वजह से वहां पे क्या हो चुका है, वहां पे अभी प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया है। वो किस में दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो आर्टिकल 3, 5, 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल्स वहां पे अप्लाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं मेंटेन वहां की सरकार नहीं कर पा रही थी। तो समझ रहे हो, नॉर्मल टाइम में क्वासी फेडरल रहेगा। क्वासी फेडरल क्या है, यहाँ देख सकते हो आप, इस तरह के पूरा जो सब्जेक्ट है, लॉ सब्जेक्ट है, उसको डिवाइड किया हुआ है, कौन किस तरह से अपना काम करेगा, तो वो उस हिसाब से रहेगा, तब वो क्वासी फेडरल है। लेकिन यूनिटरी स्पिरिट भी रहेगा। लेकिन अगर भारत देश पे अगर कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो, तब वो पूरा यूनिटरी स्पिरिट हो जाएगा, मतलब पूरा पावर है वो सेंट्रल के पास चला जाएगा, तब स्टेट उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। ओके, अब मॉरिस जॉन्स जो स्कॉलर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा है प्रियम्बल के बारे में? उन्होंने कहा है कि भाई प्रियम्बल है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म मतलब क्या, मतलब सिस्टम, ऐसे सिस्टम वेयर द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, negotiate, compromise and adjust their power and responsibilities based on the political, economic and administrative needs। मतलब कि ऐसा है कि भाई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना, जब स्टेट को लगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे, स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि भैया यहाँ इस पॉइंट पे इस बात पे निगोशिएट करना जरूरी है, कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, या पावर को एडजस्ट करना जरूरी है, तो ऐसा कुछ रिजिड रूल नहीं रहेगा। वो अपने हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में फेरबदल भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ग्रेविनियल ऑस्टिन, प्रियम्बल इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है, मतलब
टीम वर्क की बात है, टीम वर्क की बात है। जैसे कि क्या होगा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर, ओके, फॉर द फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज रादर देन competing for the power. It emphasizes the coordinations, collaboration and shared responsibility to ensure smooth governance. ठीक है, तो फेडरलिज्म कैसे काम करता है, आप हमने अभी देखा, जैसे कि जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया तो वो क्या है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है, क्योंकि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कलेक्ट टैक्स ज्वाइंटली। जीएसटी में क्या है, जीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, फिर भी वहां पे स्टेट को भी अपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है, एक अवकाश रहेगा कि वो भी अपना क्या बोलते हैं वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो ये जो चीज है उसको क्या बोलेंगे, हम एग्जांपल बोल सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेम चीज है, पीएम आवास योजना हो गई, मनरेगा हो गया, ठीक है, तो ये सब की जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग होती है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की भी फंडिंग होती है, तो इस तरह के जो स्कीम है, इस तरह की जो चीजें हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ मिलकर, जहां पे पावर के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं रहता है, तो उस चीज को बोलेंगे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर आइवर जेनिंग, उनका कहना क्या है, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। फेडरेशन मींस विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी मतलब क्या है, इसमें द डिवीजन of power between the center and state, like the federation, the central government hold more power in certain situation. This makes India a federation with the centralized tendency. मतलब भारत है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो पार्ट है प्रियम्बल, वो प्रियम्बल कहता तो है कि भाई हमारा पूरा देश में सिस्टम क्या रहेगी, क्वासी फेडरल सिस्टम रहेगी, लेकिन ज्यादातर पावर किसके पास रहेगा, ज्यादातर जो सिस्टम है, जो पावर मेकिंग है, लॉ मेकिंग एजेंसी है, जो वो पूरा सिस्टम ज्यादातर हाथ किसके हाथ में रहेगा, सेंट्रल के हाथ में रहेगा। तो फेडरेशन तो है, क्वासी फेडरल तो है, लेकिन मोटा माटी पावर जो है वो रहेगा सेंट्रल के पास में, ठीक है। नानी पालखी वाला जो इमिनेंट लॉयर थे, हमारे एडवोकेट्स थे, आप चाहो तो उनके बारे में पढ़ सकते हो कि उनकी एक बुक है द कोर्ट रूम जीनियस करके, तो उनके बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो उनका कहना क्या था, द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड। ठाकुर दास भार्गव, उनका कहना है कि सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। के एम मुंशी का कहना है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये ऑफ की जगह इफ हो गया है, ओके, द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हॉरोस्कोप मतलब हम कहते हैं जन्म कुंडली, तो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जन्म कुंडली। इन रे बेरुबारी केस 1960 में ये कहा गया था कि भाई प्रियम्बल जो है वो की टू ओपन द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्रेमर्स जो भारत के जो लोग थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके लिए क्या काम कर रहा है, की तरह काम कर रहा है, ओपन द माइंड, ठीक है, कि भाई भारत का जो स्ट्रक्चर रहेगा, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से रहेगा, उसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे काम करेगा ये प्रियम्बल। अब आगे देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये तो बहुत डिटेल्स में, उसके लिए पूरे चार्टर्स एक्ट देखने पड़ेंगे, वो है, लेकिन उसके लिए हम एक डिटेल में अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम अभी प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए रिलेवेंट पार्ट हम देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि हालांकि ये प्रियम्बल और ये कॉन्स्टिट्यूशन की नींव तो बहुत पहले रखी गई थी, लेकिन जैसे 1928 में इसकी नींव रखी गई थी। पूरे चार्टर्ड एक्ट को एग्जामिन करके उसको पढ़ के पता चलेगा कि इसका पूरा बैकग्राउंड किस तरह से है, वो हम बनाएंगे डिटेल में, लेकिन अभी ये रिलेवेंट पार्ट जितना है इस प्रियम्बल में वो हम देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हैड अ सेपरेट प्रियम्बल, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैड नो प्रियम्बल, उसमें वो प्रियम्बल का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। वो अमेरिका वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने एडॉप्ट किया प्रियम्बल अपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। The preamble of Indian Constitution based on the objective resolution written by पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेस पे है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिन्होंने लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
तो ये बात आप ध्यान में रखें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक्चुअली क्या था कि वो एक ऑब्जेक्टिव अपना रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे कि हमारा भारत देश में अब जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिपेंडेंट भारत में, स्वतंत्र भारत में, तो किस तरह से रहेगा, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, भारत का ज्योग्राफी किस तरह से है, किस तरह से वहाँ के लोग हैं, कैसे एजुकेशन है, किस तरह से हमें अपलिफ्टमेंट करनी है अपने लोगों की। तो पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो था और वो लिखा हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब कुछ टाइमलाइन देखनी जरूरी है ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो 13 दिसंबर 1946 क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? एक्सेप्टेड एंड पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। ओके, तो कभी ये एमसीक्यू में और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन में उस तरह से कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब ड्राफ्ट हुआ और कब मूव हुआ, तो ये आप डेट ध्यान में रखनी है। किन्होंने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, फिर एक्सेप्ट और पास, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कब हुआ और पास कब हुआ, तो ये डेट आप लिख सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा पास हुआ? तो असेंबली के द्वारा। तो यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यू निकल सकते हो, आप अच्छे से एक बार इसको देख लेना और मेमोराइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब देखते हैं तो व्हाट इज द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। क्या है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है इन अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन इट्स अंडरलाइंग फिलोसॉफी and objective. In the context of constitution, it reflects the intent of framers. क्या है? एक रिफ्लेक्शन दे रहा है किसका? फ्रेमर्स का, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनका क्या इंटेंशन रहा, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किस वजह से बनाया, क्या क्या उनकी सोच थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो सब है वो प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। तो हम देखेंगे कि क्या इसके की एस्पेक्ट्स है इंडियन प्रियम्बल के। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ रहा है, इसकी अथॉरिटी क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है? हम भारत के लोग। इसके लिए हम डिटेल में आगे एक एक वर्ड्स देखेंगे, तब पता चल जाएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मीनिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और हम इलेक्शन जो हो रहा है, हमें जो पावर दिया है 1 पर्सन 1 वोट, उसके बेस पे हम इलेक्ट कर रहे हैं, हम हमारे नेता चुनते हैं और हमारे नेता चुन के हम वहां पे पार्लियामेंट और स्टेट में एमएलए उनको भेजते हैं और पूरा जो शासन है वो चलाने के लिए एक क्या करते हैं? फरमान जाहिर करते हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आता कहाँ है? वो लोगों को पावर कहाँ से दे रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सोर्स क्या है? अथॉरिटी कहाँ से आ रही है? लोगों से आ रही है। ठीक है, मोनार्की सिस्टम नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजा आके बैठ गया है और राजा के वंशज है, राजा है, वो ही अपने हिसाब से पूरा देश चला रहे, ऐसा नहीं। फिर भी हम देखेंगे आगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेचर क्या रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया टैक्स इंडिया इज द सॉवरिंग, क्या रहेगा? नेचर क्या रहेगा? सॉवरिंग, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, उसकी क्या रहेगी? ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो क्या है ये सब कीवर्ड्स हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पार्ट है पूरा क्या है? प्रियम्बल है, यहां से लेके यहां तक। ये जो प्रियम्बल का पूरा पार्ट है, आप एक बार इसको पोज करके पढ़ लेना। इसके पूरे जो कीवर्ड्स है, जो रेड कलर में बोल्ड किए हुए, हाईलाइट किए हुए, ये सब वर्ड्स को आगे हम डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन प्रियम्बल को आप मेमोराइज कर लो। आप लॉ स्टूडेंट हो, आप किसी भी जुडिशरी एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये आना ही चाहिए, मुंह जबानी याद होना ही चाहिए। तो ये एक बार आप मेमोराइज कर लेना, देख लेना। इसकी डिटेल्स बात हम आगे करेंगे। तो इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये कब एडॉप्ट किया था? तो ये एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है मैंने कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी,
ये तीन चीज है, मतलब ये वाला, ये सोशलिस्ट, ये सेक्युलर और ये इंटीग्रिटी, ये जो तीन वर्ड्स है, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब ये पार्ट नहीं थे। ठीक है, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब मतलब ये प्रियम्बल जब एडॉप्ट किया गया, तब वो ये तीन वर्ड्स इसके पार्ट नहीं थे, इसको एडॉप्ट किया गया, इसको ऐड किया गया है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इंदिरा गांधी के समय पे जब इमरजेंसी थी, उस समय में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इन तीन वर्ड को ऐड किए गए। ठीक है, तो प्रियम्बल वाज एडॉप्टेड, ये पहले भी मैंने आपको बोल दिया आगे, तो 26 नवंबर 1949। अब कब इफेक्ट में आया, कम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। और ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी, भाईचारा। तो ये सब जो तीन वर्ड्स है वो कहाँ से इंस्पायर हुए हैं, तो ये सारे इंस्पायर हुए हैं फ्रेंच मोटो। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब हुआ था तो उसके फ्रेंच में, मतलब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उस पे से इंस्पायर होके ये चीज ली गई है। आगे देखेंगे कुछ ऐसे मेन टर्म्स है जो हम अब आगे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। चलिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे आगे मैंने बताया, सिग्निफाइज द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के द्वारा ही, लोगों के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, और पावर ऑफ अथॉरिटी हाथ किसके हाथ में रहेगी, ना कि किसी एक बंदे के हाथ में, लेकिन भारत के लोगों के हाथ में पूरा पावर रहेगा। ठीक है, तो सॉवरिन, सॉवरिन मीन्स क्या, सुप्रीम और इंडिपेंडेंट, सुप्रीम और क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट। तो सॉवरिन, सॉवरेनिटी की बात करें तो इसके दो डायमेंशन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या, तो रिफर टू इंडिपेंडेंस इन द इंटरनेशनल रिलेशन, मीनिंग इंडिया इज अ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल बाय अदर स्टेट। ठीक है, सिग्निफाइंग द नेशनल, इंटरनल सॉवरेनिटी मतलब सिग्निफाइंग द नेशंस एबिलिटी टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट इंटरफियरेंस, इंश्योरिंग द राइट एंड फ्रीडम ऑफ इट्स पीपल while maintaining law and order with its territory। मतलब अब भारत देश है, इंडिपेंड हो चुका है, उस पे किसी इंटरनेशनल अथॉरिटी का अब कोई भी जुल्म नहीं चलेगा, कोई अथॉरिटी उसकी नहीं चलेगी, ना उसका पावर चलेगा। वो एक्सटर्नल कंट्रोल, किसी भी बाहरी कंट्रोल में, बाहरी देश के या किसी भी स्टेट के कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो अपना सही गलत का फैसला खुद लेगा। ठीक है, तो सोवरिंग हम सार्वभौम बोलते हैं उसको, एक वर्ड है सार्वभौम, तो सार्वभौमता। इंटरनल सोवरेनिटी मतलब, इंटरनल सोवरेनिटी मतलब इंडिया एक्सटर्नली तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद ले ही सकता है, लेकिन ऑल्सो वो किसी भी स्टेट में भी किसी के इंटरफियरेंस में रह के कोई अपना डिसीजन नहीं लेगा। वो जो डिसीजन भारत अब लेगा, किसी एक स्टेट के स्टेट के इंटरफियरेंस से या किसी पर्सन के इंटरफियरेंस में अपने डिसीजन नहीं लेगा। वो डिसीजन इस हिसाब से लेगा अपने देश को चलाने के लिए कि जैसे लोगों के राइट्स, हक और उनकी आज़ादी ना छीने, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे अपने देश के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉवरिन, जिसका दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दो डायमेंशन है इसके, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब आगे बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड जो है वो प्रियम्बल में ऐड किया गया था इमरजेंसी के टाइम में, 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, तो सोशलिस्ट के दो पार्ट है, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्या मतलब है सोशलिस्ट इक्वालिटी, मतलब जो भारत के जो लगे, इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज। मतलब लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होगा, सभी लोगों को अच्छे से एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि हमारे आर्टिकल 14 की, अब जब फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी को लॉ के सामने, लॉ के लिए सब लोग एक समान है, उनके लिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, कास्ट के बेस पे, उनके जाति के बेस पे, उनके कलर के बेस पे, उनके क्रीड के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रिलीजन के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, क्रीड के बेस पे मतलब कलर के बेस पे हम कह सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ये अफ्रीकन है,
ये रशियन है, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप उनके साथ किसी का भी वो क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या है, जो गवर्नमेंट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग वेल्थ डिस्पैरिटी एंड प्रोवाइडिंग द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन, मतलब इस तरह से अपनी जो गवर्नमेंट के पास जो पूरी वेल्थ है भारत में, मतलब जिस तरह की वेल्थ है वो उस वेल्थ को इस तरह से डिवाइड करेंगे लोगों के बीच में कि किसी एक बंदे के पास पूरा पावर सेंट्रलाइज ना हो, पूरे पैसे उसके पास ना हो और बाकी की प्रजा भूखे मरे, ऐसा ना हो। जो वेल्थ है भारत में उसको इस तरह से डिवाइड की जाए, इस तरह से लोगों के बीच में दी जाए कि जिससे क्या हो, लोग अपनी लाइफ डिसेंट फुल जी सके। तो उसी के बेस पे हम तीन चार जजमेंट है वो देखेंगे। तो 1979 का एक जजमेंट है एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एडिशन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन द preamble open the door of the judgment favoring nationalizations and state ownership of the industries. However, the principle of the socialism and the social justice must strike a balance, ensure that the right and interests of society, of section of society including the private owners are not overlooked। मतलब ऐसा ऐसी ये सोशलिस्ट में यहाँ पे कोर्ट ने ये एक डिफाइन किया है, ये कॉन्सेप्ट दिया है कि आप नेशनलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, भारत में सोशलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट लाने के बाद आपको क्या करना है, बैलेंस करना है किसके बीच में, जो प्राइवेट ऑनर है, जो जो धन्यपति मतलब हम कहेंगे पैसे वाले लोग हैं, और जो जो इतने पैसे वाले नहीं है, पुअर लोग हैं, तो उनके बीच में एक बैलेंस रख के चलना है आपको। प्राइवेट ओनर है, कंपनीज है, कॉरपोरेट है, तो उनको इसलिए ओवरलुक नहीं करना क्योंकि आपको दूसरे लोग को, जो मार्जिनल पीपल है, उनका अच्छा करने के लिए आप प्राइवेट ओनर को और इंडस्ट्री को ओवरलुक नहीं कर सकते। आपको इस तरह से बैलेंस करके चलना है जिसके दोनों का फायदा हो, ठीक है। अब है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का ये केस है। द सुप्रीम कोर्ट लुक द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशलिज्म। द कोर्ट एक्सप्लेन दिस सोशलिस्ट स्टेट एम टू इंश्योर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस फॉर द पीपल विच अचीव द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट वही बात कर रही है यहाँ पे भी कि आपको सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप सोशली और इकोनॉमिक जस्टिस पीपल को दीजिए, लोगों को दीजिए। आपको इस तरह से बैलेंस करना होगा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको बैलेंस करके उनकी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को बैलेंस करके ये चीज़ आपको प्रोवाइड करनी होगी। अब है डी एस नाकारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। The Supreme Court stated that the socialism is the focused on the ensuring that working people have a decent standard life। वही चीज़ है कि भाई सोशलिज्म क्या बात कर रही है कि लोगों को अच्छी अपनी जीवन निर्वाह कर सके, अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जी सके, इस तरह से स्टेट को अपना काम करना रहेगा। फिर है एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन 1996। The Supreme Court observed that the word socialism added to the constitution to create fair and equal society। पर्पस क्या है सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने का, कि क्या हो, फेयर एंड इक्वल सोसाइटी हो और गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, ना कि किसी एक बंदे के हाथ में पूरा कंट्रोल रहे, लेकिन रूल ऑफ लॉ, कायदे का शासन है, और सभी को एक फेयर और एक इक्वल सोसाइटी बने, इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो आगे देखते हैं सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड भी जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया है, ठीक है। Freedom of religion is one of the fundamental rights guaranteed through the Article 25 to 28 in Part 3 of the Constitution। सेक्युलर मतलब क्या? सेक्युलर मतलब भारत देश है, भारत जो देश है उसका कोई धर्म नहीं है, वो कोई धर्म में मानता नहीं, उसको धर्म में कुछ लेना, लोगों के धर्म, लोग क्या अपना रिलीजियन फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसमें कोई इंटरफियर करना ही नहीं है, उसके लिए सब समान है, ठीक है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई ये, ना कोई वो, उसके लिए, राज्य के लिए, स्टेट के लिए, सरकार के लिए सब समान है। लोग अपना रिलीजन क्या फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स है। वो आप अगर चाहो तो डिटेल्स में पढ़ सकते हो, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 पार्ट 3 में दिया हुआ। फिर भी आगे हम इसमें एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। अब
जैसे कि मैंने बताया, इंडिया हैज नो रिलीजियन इटसेल्फ व्हाइल द सराउंडिंग कंट्री हैव द एडॉप्टेड देयर रिलीजन। जैसे कि जब भारत आजाद हुआ, हमने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, हमने अपना लागू किया भारत देश में, उसी समय पाकिस्तान भी, उसी समय के दौरान पाकिस्तान है, बर्मा है, ये देश भी कहीं ना कहीं आजाद हुए, लेकिन उन्होंने क्या, सेक्युलर स्टेट नहीं थे, उन्होंने अब धर्म अपनाया। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने कौन सा धर्म अपनाया हुआ, इस्लाम। बर्मा क्या है, बर्मा ने कौन सा धर्म अपनाया था, बुद्धिज्म। ठीक है, जबकि हमने कोई स्टेट, हम जैसे कि भारत ने कोई भी धर्म नहीं अपनाया। भारत क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उसके लिए सब समान रहेंगे। ओके, अब है एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें कहा गया है, इट वाज हेल्ड सेक्युलरिज्म द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिटेल्स में समझने की जरूरत है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स है, कुछ जजमेंट्स है, जिसको क्रोनोलॉजी के साथ समझना होगा। तो हम डिटेल में बात करेंगे, तब उसमें भी इस जजमेंट का हम रेफरेंस लेंगे, तब डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझ लो कि एसर बोमाई में अगर कहीं पे एमसीक्यू में या कहीं शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से केस में ये कहा गया था कि सेक्युलरिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 को टिक कर सकते हो। फिर है सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर्स 1974। इसमें कोर्ट ने कहा था भाई कि सेक्युलरिज्म इज neither anti god nor pro god. Secularism means elimination of god from the matter of the state, and the state has nothing to do with the religion of the people. मतलब सेक्युलरिज्म मतलब ऐसा नहीं है कि आप भगवान के विरुद्ध हो या भगवान के साथ हो। सेक्युलरिज्म मीन्स एलिमिनेशन ऑफ द गॉड फ्रॉम द मैटर ऑफ द स्टेट। ठीक है, धर्म को साइड में रख के धर्म की बातें नहीं लानी बीच में, और देश को स्टेट को जो मैटर्स है, जो भी उसके सामने लोगों की भलाई के लिए जो चीजें आ रही है, उनको न्यूट्रल होके फॉलो करना है। ठीक है, मान लो जैसे कि एग्जाम्पल इस्लामिक स्टेट है जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में अगर इस्लाम, उन्होंने अपना धर्म अपनाया हुआ है, ठीक है, स्टेट नहीं अपनाया हुआ है, वहां की सरकार नहीं अपनाया हुआ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी बेस पे है, तो अगर वो कुछ भी निर्णय वहां पे लेंगे, कुछ भी डिसीजन लेंगे, तो पूरी संभावना है कि वहां वो इस्लामिक मतलब जो मुस्लिम लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए वो ज्यादा सेंट्रिक रहेंगे, उनके लिए कुछ ज्यादा ही दूसरे मार्जिनल जो माइनॉरिटी में, जैसे वहां हिंदू माइनॉरिटीज में, तो उनके लिए लाभदायक पॉलिसी बने ऐसे चांसेस रहते नहीं है। तो इसीलिए भारत को ये सेक्युलर वर्ड डाला हुआ है कि भाई आपको ना धर्म देखना है, ना आपको किसी धर्म का विरोध करना है, आपको अपना काम सभी इंसान को एक ही नज़र से देख के उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, और स्टेट को मतलब राज्य को इससे भी कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए कि भारत देश में लोग कौन सा धर्म अपना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25 to 28। अब है वल्समा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी 1996। यहाँ पे है द कोर्ट सेड दैट इंटरकास्ट मैरिज एंड एडॉप्शन, क्या है? इंटरकास्ट मैरिज एंड एडॉप्शन आर इम्पोर्टेंट प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म, building a fair and equal society as per the constitution. Secularism act like the bridge connecting different religion in division of society, breaking down the barriers essentials for the creating modern equal society as aimed by the constitution। मतलब यही बात कही गई, कोर्ट ने कहा कि भाई इंटरकास्ट मैरिज और एडॉप्शन को ज्यादा, इंटरकास्ट मतलब एक जाति के लोग दूसरे जाति के व्यक्ति के साथ मैनेज कर सके, तो इंटरकास्ट मैरिज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, एडॉप्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इससे क्या होगा, एक इक्वल सोसाइटी बनने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो ये ब्रिज, एक ये जो इंटरकास्ट मैरिज है और एडॉप्शन एक ब्रिज बनेगा अलग अलग लोगों को जोड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सेक्युलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, हम अचीव कर सकते हैं। फिर है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इसमें पॉजिटिव मीनिंग की बात की तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेक्युलरिज्म हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, इट इज अबाउट द प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मतलब यही है कि हर धर्म को हम समझे और हम हर धर्म की
क्या करे, रिस्पेक्ट करे, किसी को हीन भाव से ना देखे, तो वही बात है सेक्युलर की। अब बात करें डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक मतलब इंडिया इज द डेमोक्रेसी वेयर द पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल। इंडिया में 3 लेवल पे और डेमोक्रेसी को हमने डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल पे। तो यूनियन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य, लोकल मतलब हमारा म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हो गया, नगर पालिका हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे सभी पे क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बेस पे ही हम अपना एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर और वो सब हम क्या करते हैं, चुन के भेजते हैं। क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 1 पर्सन 1 वोट, वोट के द्वारा उनको भेजते हैं, इसीलिए लोकशाही है। लोकशाही, डेमोक्रेटिक को हम बोलते हैं लोकशाही। लोकशाही मतलब लोगों का शासन। तो लोगों का शासन मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके, इलेक्शन के बाद वोट करके उनको भेजते हैं और वो शासन करते हैं और हमारे वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है। फिर इस रिलेटेड एक केस है, मोहनलाल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ रायबरेली, बरेली 1992। It was held that democracy is where the people elect their representative from the government and where the basic principle is to treat the minority in the same way the majority are being treated। मतलब डेमोक्रेसी में जो भी पीपल, जो भी चुन के आते हैं, जो भी नेता चुन के आते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं देश के लोगों को, ठीक है, तो उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, वो माइनॉरिटी और मेजोरिटी को क्या करे, इक्वली ट्रीट करे और इक्वली उनको वेलफेयर के लिए काम करे। ओके, अब आगे देख रहे हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक को हम कहें तो 2 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं, एक है मोनार्की, मोनार्की और दूसरी है रिपब्लिक। क्या है तो मोनार्की, तो इंडिया इज अ रिपब्लिक। इंडिया क्या है, इंडिया रिपब्लिक है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स टर्म। ठीक है। मोनार्की में क्या रहता है, हेड ऑफ द स्टेट क्या है, जैसे कि किंग, क्वीन, जैसे कि ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन जो है, यूके है, उसमें किस तरह से रहता है, राजा है, जो रानी है उसके हेरिटेज, उनके वंशज है, वो राज करते आते हैं, तो उसको बोलता है राजाशाही, मोनार्की। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्टली फिक्स्ड पीरियड। यूएसए में भी उसी तरह से है रिपब्लिक, लोग ही इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और चुन के भेजते हैं अपने नेता को। प्रेसिडेंट इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द, क्या है, इनडायरेक्टली बाय द पीपल, दो दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ओके, तो प्रेसिडेंट का आपको पता ही है, इलेक्शन हम इनडायरेक्टली तो होता नहीं है। हम जिस एमएलए को, हम जिस एमपीज को पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं, तो वही वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और उसी के बेस पे हमारे प्रेसिडेंट चुन के आते हैं। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जब एमएलए, एमपी, उनके लिए हम वोट करते हैं और हम जो वोट करते हैं उसके बेस पे वो क्या होता है, चुन के पार्लियामेंट में और वहां जाते हैं। तो ये जो पूरी सिस्टम हुई उसको बोलते हैं रिपब्लिक। और मोनार्की मतलब जहां पे राजा रानी जो वर्षों से शासन करते आ रहे हैं वही शासन करते हैं, ना इलेक्शन होता है, ना डायरेक्ट इलेक्शन, ना इनडायरेक्ट इलेक्शन, उन्हीं के लोग मतलब उन्हीं के हेरिडिटरी में जो आगे जो वंशज रहेंगे वही शासन करेंगे। ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया में रिपब्लिक नेशन मतलब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इज वेस्टेड इन द पीपल, मतलब जो पॉलिटिक्स का पूरा सिस्टम है किसके बीच में रहेगा, पीपल मतलब भारत के लोगों के बीच में रहेगा, ना कि किसी एम्परेटर, एम्परेटर मतलब ना कि किसी राजा के हाथ में रहेगा। ठीक है, ये हो गया रिपब्लिक। अब बात कर रहे हैं जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। किस तरह के न्याय, तो प्रियम्बल हमें ये कह रहा है कि भाई भारत में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पूरा सिस्टम रहेगा किस सेंट्रिक रहेगा, तो आपको लोगों को सोशल जस्टिस देना है, आपको लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस देना है, इकोनॉमिक जस्टिस देना है। ठीक है। सोशल जस्टिस मतलब क्या, सोसाइटी में एबोलिशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम द वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, रेस, कास्ट एंड रिलीजियन। सोशली सबको समान रखना है, किसी तरह का भेदभाव ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। किस बारे में, वेल्थ के बारे में, ठीक है, उनके वेल्थ के बारे में, उनको अपॉर्चुनिटीज भी सही से मिलनी चाहिए, तक मिलनी चाहिए, हर रोजगार में, हर नौकरी में सबका सही से इक्वली क्या होना चाहिए, वहां पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी
कास्ट के और किसी लोगों को ज्यादा नौकरी में प्रमोट किया जा रहा है और किसी को कम किया जा रहा है, तो इस तरह के इनइक्वालिटीज नहीं होने चाहिए। रेस, कास्ट और रिलीजन के बेस पे भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स है तो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ अमॉन्ग द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। भारत के लोग जो है उनके बीच में क्या होना चाहिए, वेल्थ जो है, देश की जो वेल्थ है, जो पैसे हैं, वो सब क्या होने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस सबको अपने रोजगार में अच्छे से वो आगे बढ़ सके, वो अपनी लाइफ अच्छी बेहतर बना सके। ऐसा ना हो कि पूरा वेल्थ है किसी अमुक लोगों के हाथ में ही चली जाए और वही पैसेदार ज्यादा पैसेदार बनता जाए और गरीब ज्यादा गरीब बनने जाए। इस तरह की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल्स में क्या, इंश्योर द इंडियन सिटीजन हैव इक्वल राइट इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हर बंदे को भारत में जो है उनको इक्वली राइट्स मिलना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में अपने लोगों को, अपने कास्ट के लोगों को क्या करे, रिप्रेजेंट कर सके और उनके वेलफेयर के लिए काम कर सके। उनको कहा जाएगा पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ये जो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, उसमें डिटेल्स में ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो जस्टिस सो मेंशन इन द प्रीएम्बल इज द सिक्योर्ड थ्रू द वेरियस फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सोशल जस्टिस रिक्वायर्ड टू एबोलिशन ऑल टाइप ऑफ द इनक्वालिटी रिजल्ट वेल्थ है अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी बोला, रेस, कास्ट, रिलीजन। इट प्रोवाइड फॉर द ह्यूमन कंडीशन फॉर वन मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ मतलब जो वर्किंग वूमन है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका राइट्स है कि वो उसको लीव मिले। ठीक है, फिर बैनिंग द फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी आप किसी से नहीं करवा सकते हो। एबोलिशन ऑफ द टाइटल है इकोनॉमिक जस्टिस में भी, अभी अभी बात की उस हिसाब से। थ्रू पॉलिटिकल जस्टिस और द आइडिया ऑफ द जस्टिस सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रिवोल्यूशन से ये कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वहां से लिया गया है। अब बात करते हैं लिबर्टी। भारत के हर लोग के पास अपना एक फ्रीडम रहेगा, क्या, सोचने का, एक्सप्रेशन का, अपने अपनी अपनी बात को, अपनी चीज को एक्सप्रेस कर सके। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप विदाउट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आपके पास लिबर्टी है सोचने का, बोलने की। आप किस धर्म में मानते हो, किस धर्म में किस भगवान की पूजा कर रहे हो, तो इस तरह की आपके पास लिबर्टी रहेगी। फिर बात रही आती है इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी मतलब समानता क्या है, तो भाई आर्टिकल 14, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी के रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स दिए ही गए हैं हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या है इक्वालिटी मतलब, तो आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कायदे के सामने, लॉ के सामने आप सभी समान हो। उसके सामने ऐसा नहीं है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये जाति का है, ये वो जाति का है, इस तरह से नहीं। सबके लिए कायदे कानून समान रहेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ द बर्थ। क्या करता है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 कहता है कि भाई सब जो भारत के देश के जो लोग हैं उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, मेल है या फीमेल है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इस बेस पे, इस आधार पे किसी के साथ क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 16 किस बारे में है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो लोग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट रखते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि किसी कास्ट और किसी रीजन के लोग हैं उनको ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस मिले, उनको ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन हो उस नौकरियों में और दूसरे लोगों का कम ना हो। तो इस तरह की असमानता क्रिएट नहीं होनी चाहिए। एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत हम बोलते हैं। ठीक है, तो छुआछूत नहीं होना चाहिए। ये ऐसा है तो इस कास्ट का, एक्स कास्ट का पर्सन है तो इसको छुएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरह की सोसाइटी में सब मान्यता चलती रहती, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी होना चाहिए, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, सब एक समान है। फिर आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल, किसी के स्टेट, ये पूरा ये जो हम अपनी बात की आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये पूरा डिटेल में विथ अमेंडमेंट, विथ इसके रिलेवेंट केस लो, सबके बारे में जब पार्ट 3
फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे तो पूरा हम इसमें उसमें हम उसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई ये इक्वालिटी क्या है, तो यहाँ आप अपने समझ लिया, ठीक है। तो एक्चुअली देयर आर द टू प्रोविजन है, इसके रिलेवेंट टू बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दो आर्टिकल्स है जो हम देख लेते हैं जो इसके साथ रिलेवेंट है। तो आर्टिकल 325, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन इलेक्शन इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी बंदे को आप इसलिए इन इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते कि वो इस धर्म का है या इस जाति का है, ठीक है। तो इस तरह का आप इन किसी को इस बेस पे इन एलिजिबल नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? तो इलेक्शन कमीशन है, वो है, तो इस बेस पे किसी को इन एलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकता। कहाँ है ये मेंशन किया हुआ? तो आर्टिकल 325 में, ठीक है। 326 में क्या कहा गया? इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, मतलब हमने आगे देखा है ऐसे 1 पर्सन 1 वोट। फर्टेनिटी मतलब भाईचारा, वो हमने पढ़ा था ना, स्कूल में पढ़ते थे सब, शुरू में वो प्रीफेस आता था, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, भारत मेरा देश है, वही वाला स्पिरिट ऑफ वननेस, ब्रदरहुड, हम सब एक है, सभी भारत के लोग हमारे भाई बहन हैं, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लेकिन किसी एक को छोड़ के। तो फॉर अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब क्या है प्रियम्बल? प्रियम्बल ये कह रहा है कि अश्योर कर रहा है डिग्निटी, लोगों की क्या करनी है, गरिमा को आपको रिस्पेक्ट करना है, धर्म के नाम में उसके लुक के बेस पे आपको उसको क्या करना है, भेदभाव नहीं करना है, भाईचारा बनाए रखना है, और साथ ही यूनिटी और इंटीग्रिटी, भारत की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है, अखंड भारत अखंड रहे, वो भी हमें देखना है। अखंड भारत कब रहेगा? जब हम एक दूसरे के साथ बटे हुए नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ, बोलते हैं ना कि जात पात के बहुत बाड़े हो गए, मतलब सब अपने अपने जात पात में अगर रहेंगे तो भारत एक नहीं होगा, तो एक नहीं होगा तो इंटीग्रिटी, पूरा भारत क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये जो पार्ट है इंटीग्रिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से 42nd अमेंडमेंट से इसमें ऐड किया हुआ था। अब जब बात आएंगी इंटीग्रिटी, 90 आर्टिकल 19 क्लोज 2 फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल 19 क्लोज 2 में ये कहा गया है कि भाई रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। कौन डालेगा? स्टेट। रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ठीक है। अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट्स है, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोला या आपने कुछ ऐसा किया जिस पे भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे क्वेश्चन उठेगा या उसमें दिक्कत आएगी, तो फिर स्टेट के पास, राज्य के पास ये पावर रहेगा कि आपकी उस वाणी स्वतंत्रता पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और उस पर क्या करे, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इज द प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन इट बी अमेंडमेंट, है ना। प्रियम्बल अगर गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे ही काम करेगा तो फिर वो प्रियम्बल को पार्ट गिनना ही क्यों है, ठीक है, क्योंकि उसको आप कोर्ट में फोर्स नहीं करवा सकते हो, ना ही इसके बेस पे आप ना सरकार को आप वो क्या बोलते हैं उसको, फोर्स कर सकते हो। तो फिर ये पार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो यहाँ पे दो केस है वो समझने जैसे हैं। एक है बेरूबारी केस 1960, इसमें एक जज की बेंच थी, ठीक है। उन्होंने कहा प्रियम्बल एक्ट एज अ गाइडिंग टू अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेमर्स, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या कर रहा है, एक गाइड कर रहा है समझने के लिए, किसको? हमको, हम जैसे लोगों को, लेमैन को, नेता को, जो अलग अलग पॉलिसीज हमारे देश में बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उनका इंटेंशन क्या रहा था, उस इस प्रियम्बल से पता चलेगा, ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोला गया है इस जजमेंट में? इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर इज द सोर्स ऑफ द पावर्स ग्रांटेड बाय इट, मतलब कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, ना ही इससे कोई ऐसा सोर्स ऑफ पावर है ये कि जिससे आप
क्या करो, स्टेट को कंपेल कर सको कि आपको नहीं भाई ये तो करना ही करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट, सिंस इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात कही गई कि इसको आप अमेंड भी नहीं कर सकते, जो प्रियम्बल में जो लिखा हो गया है वही लिख के रखना है, उसमें आप कुछ भी चेंज या कुछ अमेंड नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो इसका प्रोविजन और सब डिटेल कहाँ दी गई है, तो आर्टिकल 368 में दी गई है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आप इसको अमेंड भी नहीं कर सकते प्रियम्बल को। तो एक्चुअली इट वाज नॉट गुड डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इस चीज को ओवर रूल हो जा रहा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में। यहाँ पे 13 जज की बेंच बैठी थी और वहां पे कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर और लिमिटेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट it is still part of the constitution and can be amended under article 368। क्या बोला? 13 जज की बेंच थी, उन्होंने बोला कि पावर नहीं है, इससे कोई पावर क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिमिट कर रहा है। प्रियम्बल जो है जो सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिमिट कर रहा है, फिर भी ये इंटीग्रल पार्ट तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन को। आप कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल को दो चीज को अलग अलग करके नहीं देख सकते हो। तो प्रियम्बल में अगर लगेगा, समय समय पर लगेगा अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो आर्टिकल 368 के अनुसार आप उसमें अमेंड कर सकते हो, उसमें सुधार ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बेस पे आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो एक बार ये पढ़ लेना, कुछ इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं जो समझा सके, तो एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आगे इस पूरे टॉपिक को आज कंक्लूड कर रहे हैं, देखेंगे क्या है ये पूरा। केशवानंद भारती में हमें ये समझने को मिला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल को हम क्या करेंगे, अमेंड कर सकते हैं। सोवरिंग सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इंश्योर कर रहा है क्या, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। तो डायरेक्टिंग एक गाइडिंग लाइट की तरह हमारा पूरा मार्गदर्शन करेगा, हमारा मतलब हमारे लोगों का, पार्लियामेंट नेताओं का, पॉलिटिक्स का, और क्या कोर्ट्स का। जहां जहां दिक्कत आएगी, जहां जहां फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो गए, जहां जहां इसके बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, कहीं इसके बेसिक ढांचे को जहां नुकसान पहुंचने की बात आएगी, तब ये देखा जाएगा कि भाई इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, इस बात का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, क्या इंटेंशन था हमारे फ्रेमर्स का, क्या सोच के इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो वो हमें प्रियम्बल से पता चल रहा है क्या इनकी सोच थी, आजाद भारत के लिए वो क्या सोच रखते थे, किस दिशा में उसको लेके जाना चाहते थे। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस यूट्यूब स्कैनर से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, और आप अगर आप लीगल अपडेट लेना चाहते हो हर चीज़ के बारे में, लेटेस्ट जजमेंट है, नए जॉब रिलेटेड लॉ के में जो अलग अलग वैकेंसीज आते हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, तो उसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, उसके लिए आपको अपडेट चाहिए, तो आप हमारी इस व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।